नमस्कार, आप देख रहे हैं ओटीपी में जिन खबरों की आज हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला नंबर है अनशन प्रदर्शन बवाल, कब थमेगा जंतर मंतर का महासंग्राम। आज ओटीपी में दूसरे नंबर पर जो स्टोरी है उसमें हम बात करेंगे ट्रंप की। ट्रंप ने बचाया वरना पाक, ऑपरेशन सिंदूर पर मुनीर एक्सपोज। आज तीसरे नंबर पर जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो खबर आपके लिए है, ईरान यूएस का डेथ ट्रैप, प्यासे मरेंगे खाड़ी देश। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली का सियासी तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन ने उस वक्त बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा खड़ा कर दिया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। संसद का मॉनसून सत्र क्योंकि आज ही शुरू हुआ और इसके साथ ही राजधानी के सभी संवेदनशील इलाके, उनमें से एक अगर आप देखेंगे तो वो जंतर मंतर है। यहाँ पर हजारों प्रदर्शनकारी की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता काफी बढ़ा दी और उसके बाद प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला संसद की सुरक्षा तक जा पहुंचा है। सीजेपी की ओर से अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर मार्च करने की सूचना मिलती है। पुलिस ने पहले तो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स की गई। आगे बढ़ने से उन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मना किया, जो कि आमतौर पर पुलिस करती है। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उसने प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस ये कह रही है कि भीड़ की तरफ से ही सुरक्षा कर्मियों पर पहले पथराव किया गया था और इसमें पुलिस ने बकायदा ये भी कहा कि कई जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे वो घायल तक हो गए। हालात तेजी से बिगड़ा और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस दौरान छोड़े। पुलिस का ये कहना है कि कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी बड़े सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए ही की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि भाई पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की और अनावश्यक सख्ती यहाँ पर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर बरती गई। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ था। आज कुछ प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने की सूचना मिलती है और उसके बाद संसद परिसर की सुरक्षा तत्काल बढ़ा भी दी गई। सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त टीमें संसद परिसर और आसपास के इलाकों में तैनात कर दी जाती हैं। संसद में प्रवेश करने वाली सभी लोगों की सघन चेकिंग की गई। कुछ समय के लिए पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। हालांकि बाद में जो स्थितियां थी वो कंट्रोल में आ गई और सांसदों और जितने मंत्री मौजूद थे उनकी आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही। फिलहाल संसद मार्ग और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बल के लगातार निगरानी बनाए रखने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही रोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पूरे मसले पर केंद्र सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और आंदोलनकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। सीजेपी आंदोलन केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जंतर मंतर पर अखिल भारतीय छात्र संघ यानी कि आयशा के छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में उन्होंने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उनकी जो प्रमुख मांगे थी उसमें सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर एक तो जवाबदेही तय करे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो, ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे। और इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी सफदरजंग अस्पताल से बयान जारी किया था और अपने इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि यदि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर जिम्मेदारी लेने को तैयार होती है या विपक्ष ये भरोसा देता है कि इन मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा, तो वो अपना अनशन समाप्त करने के लिए तैयार है। वहीं लगातार चल रहे तनाव के बीच घटनाक्रम में एक नया डेवलपमेंट, नया मोड़ आ गया है।
सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका अनशन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई। सीजेपी ने अपनी कई मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी और जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले सौरभ दास दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के डिप्टी कमिश्नर सचिन शर्मा से भी मिलने के लिए पहुंचते हैं। और इस पूरे आंदोलन के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना लगभग 2.5 दिन पुराना भूख हड़ताल अब खत्म कर दिया। अब दिलचस्प बात तो इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि संसद मार्च की अपील के बावजूद उन्होंने जंतर मंतर के मंच से ही अपना ये जो पूरा अनशन था उसको खत्म कर दिया। और इस दौरान मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी उनके साथ मौजूद थी। उनके मंच पर आने को आंदोलन के प्रति समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और ये पता लगाने की दरअसल पुलिस की कोशिश है कि झड़प की शुरुआत कैसे हुई, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच प्रस्तावित बातचीत से आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यदि बातचीत सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो लंबे समय से चला आ रहा यह आंदोलन नए मोड़ पर जरूर पहुंच सकता है। और अब सबकी निगाह संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर होने वाली बहस सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये तो तय होगा कि आंदोलन राजनीतिक टकराव में बदलता है या फिर बातचीत के जरिए किसी समाधान तक ये पूरा आंदोलन पहुंचता है। और अब दूसरी खबर नापाक पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ही ये कहे कि भारतीय ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ा दी, दावा करे कि रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई थी और आरोप लगे कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व दुनिया से गुहार लगाने लगा था, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान अपनी जनता से और दुनिया से झूठ बोल रहा है? और क्या इसी सच को दबाने के लिए अपने ही नागरिकों की आवाज कुचली जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य विवाद खड़ा हो गया। वजह बनी है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसे दावे किए जिसने पाकिस्तान की सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नूरीन नियाज़ी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से हिल गई थी। उनके मुताबिक भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों की पोल खोल दी और हालात तो ऐसे बन गए कि रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में अफरा तफरी हो गई। उनका दावा है कि जिस सैन्य अभियान को पाकिस्तान मार्काए हक बताकर अपनी जीत की कहानी बता रहा था, उसकी हकीकत बिल्कुल उलट थी। नूरीन के अनुसार भारत के हमलों को रोकने में पाकिस्तान की सेना सफल नहीं हो पाई। भारतीय कार्रवाई के सामने उसकी तैयारियां कमजोर साबित हुई और सैन्य नेतृत्व लगातार दबाव में आता गया। उनके मुताबिक स्थिति इतनी बिगड़ी कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की कोशिशें भी तेज कर दी। और सबसे बड़ा दावा उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के किया है। नूरीन का ये कहना है कि अगर ट्रंप ने व्यक्तिगत स्तर पर दखल नहीं दिया होता तो पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। उनके मुताबिक अमेरिकी मध्यस्थता ने पाकिस्तान को राहत दिलाई और सैन्य नेतृत्व ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश की। यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नूरीन नियाज़ी का दावा यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी। इनमें इजराइल को मान्यता देने, अब्राहिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने जैसी बातों को शामिल किया गया। उनके अनुसार भारतीय हमलों से घबराए पाकिस्तान का सैन्य प्रशासन इन शर्तों पर विचार करने के लिए भी तैयार हो गया था। उनका यह भी कहना है कि भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को एक सीमा के बाद इसलिए आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि क्षेत्रीय हालात और व्यापक रणनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया। उनके मुताबिक भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध भी इस पूरे घटनाक्रम का एक हिस्सा थे। हालांकि इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नूरीन ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया कि संघर्ष समाप्त होने के बाद दोनों नेताओं ने देश के भीतर इसे जीत बताकर प्रचारित किया ताकि जनता का ध्यान वास्तविक सैन्य स्थिति से हटाया जा सके। उनके मुताबिक पाकिस्तान में विजय का माहौल बनाकर उन फैसलों से होने वाले संभावित जनाक्रोश को भी दबाने की कोशिश थी जिन पर पर्दे के पीछे चाल चली जा रही थी। अगर नूरीन के दावों पर यकीन किए तो पाकिस्तान की आधिकारिक कहानी और उनकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क है।
एक तरफ सरकार और सेना का जीत का दावा, दूसरी तरफ पूर्व पीएम के परिवार का सदस्य का ये कहना कि सेना दबाव में थी, अंतर्राष्ट्रीय मदद तलाशे जा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे नूरीन नियाजी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम जांच एजेंसी हरकत में आ गई। उन्हें नोटिस भेजकर इस्लामाबाद कार्यालय में पेश होने को कह दिया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के संस्थानों के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक, आपत्तिजनक, भड़काऊ सामग्री साझा की। दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि नोटिस में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किस विशेष पोस्ट या फिर बयान को आधार बनाया गया, लेकिन समय ऐसा है कि इसे उनके वायरल इंटरव्यू से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि वो निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होती तो ये माना जाएगा कि उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए है ही नहीं कुछ। साथ ही पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। यानी जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठाया उसे अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई हुई हो। वहां पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि सैन्य प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है। अब उसी सूची में नूरीन नियाजी का नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई थी। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच मिसाइल, ड्रोन, वायु अभियानों का दौर चला। भारत ने दावा किया कि उसने कई महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी हमने कार्रवाई की। ऐसे में नूरीन नियाजी के बयान पाकिस्तान के भीतर एक अलग राजनीतिक नैरेटिव को सामने लाते हैं। इतना तय है कि इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान के भीतर नई बहस छेड़ दी। सवाल केवल ऑपरेशन सिंदूर का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो कि अपने ही नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें नोटिस भेजने के में अधिक सक्रिय दिखाई देता है। अब सबसे अहम सवाल यही कि अगर पाकिस्तान की सेना वास्तव में उतनी मजबूत थी जितना आधिकारिक प्रचार में बताया गया, तो फिर एक इंटरव्यू से इतनी बेचैनी क्यों? और अगर सब कुछ सामान्य था तो अपने ही पूर्व पीएम के परिवार के सदस्य को साइबर एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल आज पाकिस्तान की राजनीति, उसकी सेना और उसके लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। अब ओटीपी की अगली खबर पर भी हम नजर डाल लेते हैं। एक ऐसा युद्ध है जहां मिसाइलों का निशाना अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि इंसानों की प्यास बन चुकी है। जहां समंदर का खारा पानी मीठा बनाने वाले प्लांट्स आग में जल रहे हैं, जहां दुनिया की सबसे अहम ऑयल लाइफलाइन होर्मुज जल डमरू मध्य बारूद, ड्रोन और समुद्री माइन से घिर चुका है, और जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष वैसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर हमला सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, पानी और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डालता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहा। अब इस युद्ध का नया मोर्चा बन चुके हैं डिसैलिनेशन प्लांट, यानी वो विशाल संयंत्र जो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलते हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका ने होर्मुजगान प्रांत के बोंजो इलाके में स्थित एक ऐसे ही डिसैलिनेशन प्लांट पर हवाई हमला किया। 10,000 लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई। दूसरी तरफ कुवैत का आरोप है कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया, जिससे आग लग गई और कई यूनिट्स को बंद करना पड़ गया। इन दावों और आरोपों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये डिसैलिनेशन प्लांट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आपको ये जवाब भी दे देते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों से गिना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित हैं। ऐसे में समुद्र के पानी को साफ करके पानी पीने लायक बनाना ही करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। कुवैत और ओमान अपनी लगभग 90% पानी की जरूरत इन्हीं प्लांट से पूरा करते हैं। बहरीन में आंकड़ा तकरीबन 85% है, जबकि सऊदी अरब अपनी लगभग 70% जरूरत डिसैलिनेशन से पूरी करता है। अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जद्दा जैसे बड़े शहर लगभग पूरी तरह से इन्हीं संयंत्रों पर डिपेंडेंट है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 400 डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल डिसैलिनेटेड पानी का तकरीबन 40% उत्पादन करते हैं। इसलिए अगर इन प्लांट्स पर हमले होते हैं तो उसका असर सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्रीय जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से फरवरी 2026 के बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की,
और इसके बाद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया। 7 मार्च को ईरान ने आरोप ये लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप के डिसलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, जिससे लगभग 30 गांवों की पानी आपूर्ति प्रभावित हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे बेहद खतरनाक मिसाल बताया। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने इस आरोप से इनकार किया है। इसके अगले ही दिन 8 मार्च को बहरीन ने दावा यह किया कि ईरानी ड्रोन हमले से उसके एक डिसलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। 3 लोग घायल भी हुए। इसी दौरान यूएई के फुजैराह और कुवैत के कई वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर भी हमलों की खबरें सामने आई, जिनसे ईरान ने इनकार किया है। 30 मार्च को कुवैत ने बताया कि एक हमले में उसके पावर डिसलिनेशन प्लांट की सर्विस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। एक भारतीय कर्मचारी की इस दौरान जान चली गई। 3 अप्रैल को फिर से कुवैत ने एक और पावर डिसलिनेशन प्लांट पर हमले की पुष्टि की। 6 अप्रैल को इजराइल ने असालुयह में ईरान के पास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की बात स्वीकारी। ईरान का यह कहना है कि इस हमले से जुड़े बिजली और डिसलिनेशन ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध विराम लागू होने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद हालात सामान्य होने लगेंगे, लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 17 और 18 जुलाई 2026 को संघर्ष एक बार फिर से तेज हुआ। दोनों पक्षों के बीच नए हमलों की खबरें सामने आने लगी। संघर्ष का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया होर्मुज जल डमरू मध्य। यही वो समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते में किसी प्रकार की बाधा का असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया यह है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई है, एक सैनिक लापता है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों के आदेश भी दे दिए। अमेरिका ये कह रहा था कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और समुद्री यातायात के खिलाफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ संघर्ष के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ता गया। विभिन्न रिपोर्ट्स दावों के अनुसार ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश की, जबकि अमेरिका ने समुद्री आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सैन्य और नौसैनिक उपाय लागू किए। इसी बीच कई कमर्शियल जहाजों ने अपने समुद्री रास्ते बदल दिए। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनीज ने भी जोखिम को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र में परिचालन सीमित करना शुरू किया। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी चिंता जताई जाने लगी। हालात तो इतने संवेदनशील हो गए कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अरब देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा यह गया कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल सकती है और लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। उधर भारत ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि जब तक सुरक्षा हालात स्थिर नहीं हो जाते ईरान की यात्रा टाल दे। जो भारतीय पहले से वहां पर मौजूद हैं उन्हें उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए वहां से निकलने पर विचार करने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल इस संघर्ष का अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों पक्ष अपने अपने सैन्य राजनीतिक रुख पर कायम है। आरोप, जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक बयान लगातार सामने भी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम होता है या फिर ये संघर्ष क्षेत्रीय संकट से आगे बढ़कर वैश्विक स्थिरता के लिए और बड़ी चुनौती बन जाता है।